देखिए, फ्लेक्सिप योजनाओं में महिला अधिकारिता विभाग की एक योजना, इसके बारे में अपने पहले बात की थी, इसको मैं दोबारा इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इस योजना से रिलेटेड कुछ अपडेट हैं, इसलिए इस योजना को अपन दोबारा डाल रहे हैं। इस योजना में दो चीज़ बता दूं कि कुछ विद्यार्थियों ने मेरे को कहा कि सर इसमें राशि कम कर दी गई, 1.5 लाख से घटा के 1 लाख कर दी गई, तो वो डाटा गलत है। इस योजना में क्या किया गया, राशि तो उतनी रखी गई है 1.5 लाख रुपए ही, लेकिन उस 1.5 लाख रुपए को इन्होंने क्या किया है कि लास्ट में 1 लाख और बाकी 6 किस्तों में 50,000, ऐसे दो भागों में बांट दिया है इसको, जो कि इसके बारे में बात करते हैं। तो अपनी इस पूरी योजना को एक बार देख लेते हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना जो है वो 1 अगस्त 2024 से शुरू हुई, राजस्थान सरकार की ये योजना है। यानी ये राजस्थान सरकार की अपनी योजना है, जिसको पहले मुख्यमंत्री राजश्री योजना के नाम से जाना जाता था। यानी पहले इस योजना का नाम क्या था, मुख्यमंत्री राजश्री योजना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना का ही नाम परिवर्तित करके लाडो प्रोत्साहन योजना सरकार के द्वारा कर दिया गया है। लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 से, तो अब दिक्कत ये आ रही है, कई पूछ रहे हैं कि लाडो प्रोत्साहन योजना यदि 1 अगस्त 2024 से शुरू हुई है, तो जो मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत जो लाभार्थी जो बच्चियां थी, क्या वो इससे बाहर हो गई? नहीं, उनको इसमें, क्योंकि योजना को समाहित कर लिया गया, तो उनको उस योजना के तहत जो लाभ था वो मिलेगा इसमें भी। लेकिन इस योजना में क्या किया गया, राशि को बढ़ा दिया गया। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से, क्योंकि शिक्षा का अलग अलग सत्र होते हैं, जैसे बजट सत्र होता है वो अप्रैल से लेकर मार्च तक का होता है, ऐसे ही शैक्षणिक सत्र राजस्थान में जुलाई से शुरू होता है, तो जुलाई से जून तक का शैक्षणिक सत्र माना जाता है। वैसे क्लासें पहले ही शुरू हो जाती है, लेकिन शैक्षणिक सत्र के रूप में इसी तरह से काउंट किया जाता है। ये राज्य वित्त से पोषित है, यानी पूर्णतः राज्य सरकार की योजना है, यानी भारत सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। और योजना का प्रकार है यहाँ पे व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब हुआ कि योजना एक व्यक्ति को प्राप्त होगी, पूरे समूह को नहीं है। जैसे जिस बच्ची को इस योजना में लाभ मिलेगा उस बच्ची को मिलेगा, उसके परिवार को इसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। प्रशासनिक विभाग अपने ऊपर भी महिला अधिकारिता था, निदेशालय महिला अधिकारिता महिला एवं बाल विकास जो है वो इसका प्रशासनिक विभाग है। लाडो प्रोत्साहन योजना है। अब इसके उद्देश्य हैं वो पिछली बार भी अपन ने बाद में किए थे, तो अभी पहले ये देख लेते हैं, तो इससे अपन उद्देश्य पढ़ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंतर्गत देय लाभ है अभी भी 1.5 लाख रुपए है, पहले अधिकतम 1 लाख रुपए था, और ये टोटल जो है वो 7 किस्तों में मिलता है। यानी पहले जो ये था 1 लाख, इससे बढ़ा के 1.5 लाख कर दिया गया। हालांकि यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए थे, उनको वापस चेंजेस सरकार के द्वारा नया, मैंने नोटिफिकेशन देखा तो नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस हो गए, तो उस चेंजेस के हिसाब से अपन नया इसको चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे केवल ये हुआ कि जो 7वीं किस्त है, देखिए जो 7वीं किस्त है नेक्स्ट स्लाइड में है, उसमें 1 लाख रुपए थे, ठीक है। उसमें पैसे बढ़ा करके 1 लाख कर दिए गए, और इनमें वही कर दिया गया जो पहले था। यानी टोटल मिला के पहले था 1 लाख, 1 लाख से बढ़ा करके कर दिया 1.5, यानी 1.5 लाख रुपए। अब 1.5 लाख को किस तरह से समायोजित किया जाएगा, तो 7वीं किस्त में पूरा 1 लाख कर दिया गया, और बाकी जो इस योजना में पहले जैसे प्राप्त हो रहे थे वैसे के वैसे ही सरकार के द्वारा कर दिए गए। तो देखिए सबसे पहले देखें तो 2500 रुपये बालिका के जन्म पर, यानी यदि बालिका का जन्म होता है तो उसके ऊपर है ना 2500 रुपये दिए जाएंगे। अब देखो जन्म जो लिंगानुपात है उसको बढ़ाने का उद्देश्य है सरकार का यहाँ पे, क्योंकि होता है बालिका जन्म होते हैं उसको मार देते हैं, कई जगह ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को, और बालिका के प्रति एक सकारात्मक वातावरण तैयार करने के लिए जन्म के समय 2500 रुपये। लेकिन ध्यान रखिए ये जन्म जो है ना पंजीकृत चिकित्सा संस्थान में होना चाहिए। राज्य सरकार का जो भी पंजीकृत चिकित्सा संस्थान है, राज्य सरकार के द्वारा सर्टिफाइड है, पंजीकृत है, वहीं पर यदि जन्म होता है, तो इसका मतलब हुआ कि जो घरों में जो दाइयों के द्वारा जो जन्म करवाया जाता था उसको सरकार हतोत्साहित कर रही है, क्योंकि उसके द्वारा क्या होता था, इन्फेक्शन फैल जाता था, क्योंकि दाइयाँ ट्रेंड नहीं होती थी, ट्रेंड नहीं होने की वजह से इन्फेक्शन फैल जाता था। और पहले भी हम देखते थे जनसंख्या में वृद्धि का बहुत बड़ा कारण ये था कि बच्चा जन्म लेते ही बहुत सारे बच्चे इन्फेक्शन की वजह से मर जाते थे। लेकिन ऐसा लगता था कि ये महिला है वो डायन है, इस तरह से उन पर ब्लेम लगा करके फिर वो जनसंख्या वृद्धि होती थी। तब क्या होता था, 4-5 बच्चे हर परिवार में होता था, कि हर माँ बाप सोचता था कि 3-4 बच्चे तो मेरे हो। तो वो इसलिए होता था, पता नहीं किसका क्या भरोसा, तो वो डर जो था ना वो खत्म करना था सरकार को। और संस्थागत प्रसव को, संस्थागत प्रसव यानी जो सरकार के संस्थान होते हैं, जो चिकित्सा संस्थान होते हैं, वहां पर जाकर के यदि प्रसव करवाया जाता है तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए ये जो 2500 रुपये है वो दिए जा रहे हैं। दूसरा देखिए 2500 रुपये फिर बालिका की उम्र 1 साल हो जाए, और 1 साल के साथ साथ उसके संपूर्ण टीकाकरण, यानी उसके पूरे टीकाकरण हो जाए, यानी टीकाकरण जितने भी हैं वो सारे यदि उसके टीके लगवा लिए जाते हैं, तब उसको ये दूसरी किस्त मिलती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बालिका के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जा रहा है सरकार के द्वारा।
ठीक है ना। देखिए डिपार्टमेंट एक ही चला रहा महिला अधिकारिता, लेकिन महिला अधिकारिता अकेले डिपार्टमेंट से नहीं, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट के कन्वर्जेंस है। नहीं, अब जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी इसमें शामिल हो रहा है, क्योंकि टीकाकरण कौन चलाएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा चलाए जाएंगे। तो इस तरह से ये दूसरा जो है ना, 1 वर्ष पूर्ण होने पर और समस्त टीकाकरण होने पर जो है वो 2500 रुपये दिए जाते हैं। फिर इसके बाद में देखिए फिर दिए जाएंगे 2500 और फिर 4000। 4000 जो है प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर। अब यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्ची को पहली क्लास में आप प्रवेश देते हो तो इसका मतलब उसका एजुकेशन, पहले बच्ची लिंगानुपात के प्रति जागरूकता की, फिर जो भ्रूण हत्या है उनके प्रति सकारात्मक मतलब भ्रूण हत्याओं के को रोकने के लिए एक अच्छा माहौल बनाने का प्रयास किया गया। फिर संस्थागत प्रसव को बढ़ाने का प्रयास किया गया। फिर संस्थागत प्रसव के बाद में बच्ची के स्वास्थ्य को देखा गया कि उसका स्वास्थ्य सर्वांगीण विकास हो तो सारे टीकाकरण हो जाए। फिर इसके बाद में देखा गया कि अब बच्ची का एजुकेशन भी जरूरी हो, तो पहली क्लास में, तो पहली क्लास में ये दी जाए उन विद्यालयों में जहाँ पे राजकीय विद्यालय और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय है ना, वहाँ पर यदि बच्ची प्रवेश लेती है। यानी केंद्र सरकार के विद्यालय में ये योजना का लाभ नहीं मिलता है। राजकीय विद्यालय, राजस्थान सरकार के विद्यालय हो, राज्य से मान्यता प्राप्त विद्यालय हो, तो वहाँ पर ये दिया जाएगा। राजकीय विद्यालय मतलब सारे राजकीय विद्यालय आ जाते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर कितने रुपए दिए जा रहे हैं, 4000 रुपये। फिर इसके बाद में देखिए नेक्स्ट दिए जा रहे हैं फिर 5000 रुपये। ये 5000 रुपये छठी क्लास में प्रवेश लेने पे दिए जा रहे हैं। वही शर्त है राजकीय विद्यालय, राज्य से मान्यता प्राप्त विद्यालय। तो यहाँ पर भी देखिए छठी क्लास में, पहली क्लास में देने के बाद में हो गया कि यदि सरकार यहीं पर सारी योजना का लाभ दे देती, तो सरकार को पता है कि अब ये आएगा कि छठी में फिर पैसे मिलेंगे, तो इसका मतलब छठी क्लास में गई तो बच्ची की एजुकेशन में, पहली क्लास में तो केवल नामांकन ही बढ़ा बच्ची का, अब यहाँ पे ड्रॉप आउट को रोक रही है सरकार की, ड्रॉप आउट नहीं हो, बच्चियाँ घर नहीं बैठे, उनकी एजुकेशन सतत चलती रहे। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने छठी क्लास में रखा। फिर छठी क्लास के बाद में सरकार ने कहा कि अब 10वीं क्लास में जब बच्ची आ जाएगी तो हम 11,000 रुपये और दे देंगे। ठीक है ना, 10वीं क्लास में जब बच्ची आ जाएगी तो हम क्या कितने दे देंगे, 11,000 रुपये और दे देंगे। तो यानी अब 10वीं क्लास तक बच्ची को ले आए। इसके बाद में फिर सरकार ने कहा कि नहीं, अब 25,000 देंगे यदि बच्ची 12वीं क्लास में प्रवेश ले लेती है। तो यदि बच्ची 12वीं क्लास में प्रवेश ले लेती है तो हम 25,000 रुपये देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि सरकार ने स्तर दर स्तर बच्ची के एजुकेशन को सुधारने के लिए और एजुकेशन में उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए ये प्रयास किया है। अब इसके बाद में लास्ट में सरकार ने और भी बड़ा पैकेज रखा, 1,00,000 रुपये जो है वो लास्ट में रख दिए 7वीं किस्त के रूप में। ठीक है ना, जैसे उसकी बात कर लेते हैं। फिर इसके बाद में अपन उद्देश्य में आएंगे तो उद्देश्य समझने में अपन को दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। यहाँ पर देखिए जो 1,00,000 रुपए है, ये पहले 50,000 थे, तो यहाँ पर वो राशि सारी की सारी बढ़ा दी गई। स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगी और 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाएगी तब बालिका को 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। 6 किस्तों के पैसे, तो क्योंकि बालिका की उम्र है ना, वो बैंक में खाता खुलाने वाली नहीं है, तो 6 किस्तें तो बालिका के माता पिता के खाते में डाल रही है, अभिभावक के खाते में, और 7वीं जो किस्त है सरकार, वो 7वीं जो किस्त है वो बालिका के खुद के खाते में डालेगी, ये 1,00,000 रुपए। और उस समय तक देखो स्नातक यदि बालिका पढ़ती है तो वो अपने एजुकेशन के लिए इनके बारे में, सबके बारे में जागरूक हो जाती है। और अब वो एजुकेशन को रोकेगी नहीं, वो कहेगी कि मुझे ज़िंदगी में कुछ बनना है। यानी वो खुद समझदार हो जाएगी, और जब समझदार हो जाती है तो उसके लिए बेटर होता है, वो घर वालों से इस बात को कह भी सकती है और घर वालों को समझा भी सकती है। तो ये इस तरह से इस योजना में टोटल मिलाकर के 1,50,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया। 8 मार्च को ये राशि बढ़ाई गई थी और ये घटाई नहीं गई है, ध्यान रखना। ठीक है, अब यदि पहले एक बार अपने इसके उद्देश्य देख लेते हैं, अब आपको उद्देश्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बालिका के जन्म के प्रति, देखिए मैं उद्देश्य पढ़ रहा हूँ, जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं बालिका का समग्र विकास करना। समग्र विकास देखो, हेल्थ का विकास भी सरकार कर रही है, एजुकेशन का विकास भी कर रही है, एजुकेशन के साथ मेंटल विकास तो होता ही है, मानसिक विकास धीरे धीरे बालिका का होता है, तो उसका संपूर्ण विकास यहाँ पे सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। 7 किस्तों को माइंड में रखो, आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ जाएगा। और आजकल हम बार बार बात कर रहे हैं कि योजनाओं से रिलेटेड प्रश्न सीधे आ ही नहीं रहे, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मैं यदि आपको योजना, कई जगह तो मैंने ये देखा कि 1 घंटे में पूरी फ्लेक्सिप योजना खत्म हो गई। मैंने सोचा अरे 1 घंटे में तो ये तो वो हो गया कि आप दो दो बातें बता दी और योजना खत्म कर दी, तो वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। योजना की डिटेल आप पढ़ोगे तो फिर आप जब योजना के प्रश्न आएंगे तो आपको लगेगा यार इतने इजी प्रश्न है, मतलब इतने भी इजी कोई पूछता है कि, तो आप खुद ये सोचोगे, इसलिए आप डिटेल से पढ़ो। अब देखो उद्देश्य बहुत सिंपल होते हैं, और मैंने हमेशा आपको ये कहा कि उद्देश्य कभी भी रटने वाले नहीं होते, रटने नहीं, उद्देश्यों को समझना है। आपने वो समझा, सकारात्मक सोच और बालिका का समग्र विकास करना। बालिका का पालन पोषण आप दिमाग में रखो,
जो टीकाकरण करवाए जा रहे, शिक्षण का, स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग भेद को कम करना, ठीक है ना, और बालिकाओं के बेहतर शिक्षण और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना। तो अब आप पॉइंट याद करो कि किस पॉइंट में ये बात थी। फिर इसके बाद में शिशु मृत्यु दर, तो देखो पहला जो जन्म होते ही जो पैसे दिए जा रहे हैं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए, और लिंगानुपात जो इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया कि लिंगानुपात को रोकने के लिए भी, घटता जो लिंगानुपात है वो चिंताजनक है, तो उसको रोकने के लिए भी सरकार ने ये योजना लॉन्च की है। फिर इसके देखो विद्यालयों में नामांकन के लिए पहली क्लास में उसको प्रवेश दे दिया, फिर ठहराव सुनिश्चित करने के लिए फिर भाई अगली क्लास में देंगे, फिर 10वीं में देंगे, फिर 12वीं में देंगे। तो इसका मतलब ठहराव लगातार बालिका का विद्यालय में रखने का प्रयास सरकार के द्वारा। बालिकाओं को समाज में समानता का, क्योंकि देखो बालिकाएं यदि पढ़ती है और पढ़ के बनती है, आप देखो ऐसी बच्चियां हैं जो पढ़ के आज ऑफिसर बन गई है या कि अलग अलग फील्ड में चली गई है, तो आज उनके साथ एक तरह से, और जो कुछ नहीं बनी है उनके बजाय उनके साथ अच्छा व्यवहार होता है, समाज में समानता का व्यवहार होता है। तो वो व्यवहार सरकार को पता है कि एजुकेटेड होंगी, कुछ बनेंगी, तो ही वो व्यवहार सुनिश्चित हो सकेगा इसके लिए। और उच्च शिक्षा में सुनिश्चित करना और बाल विवाह में कमी लाना, क्योंकि यदि ये पढ़ाया जाता है तो जब बच्ची समझदार हो जाती है, तो आजकल आप बहुत सारे उदाहरण देखते हो कि बच्चियाँ खुद कह रही है जब वो एजुकेटेड हो जाती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है, मुझे मेरा करियर बनाना। तो ये चीज़ें समाज में ये सोच बढ़ेगी इससे, तो ये हमने इसमें देखा। अब इसके बाद में देखिए इसकी पात्रता देख लेते हैं और इसके कुछ विवरण हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। बालिका को जन्म देने वाली प्रसूता जो है ना वो राजस्थान की निवासी होनी चाहिए, ठीक है ना। बालिका का जन्म है ना राजकीय चिकित्सा संस्थान, जननी शिशु सुरक्षा योजना के अधिकृत चिकित्सा निजी संस्थानों में होना चाहिए। फिर लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत देश समस्त परिलाभ राजस्थान जन आधार कार्ड, यानी बालिका के पास यानी जन आधार कार्ड के माध्यम से होंगे। तो ये तो आजकल सारा का सारा है ना वो डीबीटी होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, हाथों में कभी पैसे आजकल नहीं दिए जाते हैं, ठीक है ना। और ये मैंने इसलिए लिखा है कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना में पात्र पाई गई बालिका जिनको तृतीय किस्त का भुगतान हो चुका उसको भी इसमें मिलेगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं अन्य विवरण में दो तीन चीजें हैं। बालिका के जन्म पे जो 1.5 लाख रुपए है उसका एक संकल्प पत्र एक उनको दे दिया जाता है, एक पत्र उसको दे दिया जाता है, भाई आपका ये 1.5 लाख रुपए हमारे यहाँ पास है, हम आपको इस तरह से टाइम टाइम पे देंगे। तो ये संकल्प पत्र है। 7 किस्तों का भुगतान मैंने कहा डीबीटी के माध्यम से होता है। ये मैंने कहा कि 6 किस्तें बालिका के माता पिता अभिभावक के खाते में जाएगी, 7वीं किस्त जो है खुद बालिका के बैंक खाते में जाएगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद में राष्ट्रीय योजना को इसमें समाहित कर ही लिया गया। इस योजना की समीक्षा जिला स्तर पर की जाएगी, जिला कलेक्टर के द्वारा हर 3 महीने में एक बार, ये ध्यान रखना है आपको। और ये थोड़ा सा डाटा कई बार फैक्ट पूछ लिया जाता है कि भजनलाल जी के द्वारा उदयपुर में प्रथम किस्त का दी गई इसके तहत, इस योजना के तहत। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपनी योजना है वो देखते हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड योजना है। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के से रिलेटेड जो फ्लैगशिप योजना है राजस्थान सरकार की है, तो ये वैसे भारत सरकार की योजना, बट राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना, राजस्थान सरकार ने अपने फ्लैगशिप एजेंडे में इसको रखा है, तो राजस्थान सरकार की ये फ्लैगशिप योजना है। देखो ये है मुख्य प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, PMABHIM ये योजना का नाम है। ये योजना जो है 25 अक्टूबर 2021 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा ये योजना 2021 में लॉन्च की गई। ये भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय, यानी इस योजना का पूरे भारत में जो संचालन करता है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, क्योंकि ये योजना भी किसकी है, स्वास्थ्य की है, तो चलाएगा कौन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। और राजस्थान में भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। इस योजना की अवधि ध्यान रखना 2021 से लेकर के 25-26 तक है। इसके बाद में सरकार समय समय पे इसको बढ़ाती रहेगी, लेकिन अभी अपन बात करें तो 21-22 से लेकर के 25-26 तक है। और इस योजना में सरकार के द्वारा 64,180 करोड़ यानी लगभग 64,000 करोड़ का बजट अलॉट इस योजना के जब शुरू की गई तब इस योजना के लिए सरकार के द्वारा बजट अलॉट किया गया। ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो अब इस योजना के बारे में आप उद्देश्य देखोगे तो उद्देश्य स्वास्थ्य से रिलेटेड आ जाएंगे। देश में स्वास्थ्य संरचना का विकास करना, पहला जो उद्देश्य है इसका वो देश में स्वास्थ्य संरचना का विकास करना। दूसरा जो भी महामारी है, स्वास्थ्य आपदाएं हैं उनको रोकना ताकि वो नहीं आए, इस तरह का ढांचा तैयार करना। फिर हर स्तर पर, चाहे ग्राम हो, जैसे ग्राम में PHC होती है, जिला स्तर पे होती है, फिर राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाना। अब जो PHC CHC होती है ना उनको और बेस्ट कैसे कर सके उसके लिए इसमें चलाया जाता है। और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को संतुलित विकास करना।
और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के अनुरूप स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करना, यानी भारत को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, हर स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, हर स्तर पर जो आधारभूत सुविधाएं हैं जितनी भी है स्वास्थ्य के लिए वो प्रोवाइड करवाना। जैसे प्राथमिक क्षेत्र पर मान लो ये जांचें वास्तव में ज़रूरी होती है तो उन जांचों के लिए लैब वहाँ पे देना ताकि उन जांचों के लिए दूर नहीं जाना सके। और आप देखो 5-7 साल में ऐसा परिवर्तन आया है कि प्राइवेट गाँव में देखो सरकारी जो हॉस्पिटल होते हैं, पीएचसी, सीएचसी, वहाँ पे लोग ज़्यादा जाने लगे हैं और वहाँ पे अपने आप को ज़्यादा दिखाने लगे हैं। इसके घटक देखो, छोटी सी योजना है तो इसके घटक देखो आप। पहला है प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर क्या क्या डेवलपमेंट किया जा रहेगा, तो सरकार के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। ये कई बार पूछ लेगा, ये डाटा नहीं ध्यान रखना, 17,888 ग्रामीण हेल्थ है, ये भारत सरकार की साइट से मैंने लिया है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आपको ध्यान रखना कि प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो कि शहरी और ग्रामीण दोनों स्तर पर। अब इसमें तो डाटा दिया गया है, जैसे ग्रामीण में 17,788 और ग्रामीण शहरी क्षेत्र में 11,024, बट इतना नहीं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है क्योंकि इसका नाम दो, एक तो वेलनेस यानी आप अच्छे रहो और हेल्दी रहो, तो उससे रिलेटेड सेंटर यहाँ पे बनाए जाएंगे प्राथमिक स्तर पे। फिर देखिए दूसरा जिला स्तर पे इस योजना में क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब। ये ध्यान रखना कि ये प्रत्येक जिले में अब वो मैच करवा लेता है इंटीग्रेटेड पब्लिक लैब और कर लेगा ग्रामीण स्तर पे, तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। यानी प्रत्येक जिले स्तर पे इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब, यानी यहाँ पे सारी की सारी जो मैक्सिमम जांचें हैं ना वो आपको देखने को मिलेगी इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब में, आपको जांचें देखने को मिलेंगी। और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, क्रिटिकल केयर यानी क्रिटिकल जो बीमारियां होती हैं उनके केयर के लिए पब्लिक हॉस्पिटल ब्लॉक बनाए जाएंगे 650 जिलों में, ठीक है ना, जिनमें ये सरकार के द्वारा डिसाइड ये किया गया है कम से कम हर हॉस्पिटल में जो जिला स्तर पर क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल जो बनाया जाएगा उसमें 50 से लेकर के 100 बेड, कम से कम 50 से लेकर के 100 रोगी एक साथ वहाँ पे इलाज हो सके, तो 50 से लेकर के 100 बेड तक के हॉस्पिटल यहाँ पे बनाए जाएंगे। तीसरा ही इसमें डेटा ही डेटा है ज़्यादातर, ये ध्यान रखो क्योंकि मैं ज़्यादातर डेटा ही बोल रहा हूँ। तीसरा जो है वो राष्ट्रीय या राज्य स्तर पे देखो राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान बनाए जाएंगे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ के लिए। 4 नए राष्ट्रीय क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरचना संस्थान बनाए जाएंगे। 15 बायो सुरक्षा स्तर के प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। 5 नए राष्ट्रीय वायरल रोग संस्थान बनाए जाएंगे, इनका नाम पढ़ लेना। 20 स्वास्थ्य आपातकालीन ऑपरेशन सेंटर बनाए जाएंगे इसमें। 2 मोबाइल अस्पताल वो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके, तो वो 100 बेड की क्षमता वाले 2 मोबाइल अस्पताल बनाए जाएंगे। और ये जो सारा खर्चा ना राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जाएंगे वो भारत सरकार ही वहन करेगी, राज्य सरकार इसमें वहन नहीं करेगी, ये मैं बताऊंगा अभी। फिर देखो ये वित्तीय व्यवस्था आ गई, इसके साथ फंडिंग पैटर्न कैसा रहेगा दोनों का, भारत सरकार और राज्य सरकार का। तो देखो 2 प्रकार की स्कीम होती है, इनके बारे में मैंने बताया भी, सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट्स। एक ही स्कीम होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट्स। तो जो सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट्स है इसके तहत ये जितने भी मैंने अभी बताए ये राष्ट्रीय स्तर पर खोले जाएंगे और 100% केंद्र सरकार के द्वारा वहन किए जाएंगे, चाहे वो राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान बनाना हो, ठीक है। ये लिखा भी है मैंने, जो मैंने आपको अभी रिपीट किया, चाहे वो राष्ट्रीय केंद्रित अनुसंधान प्रयोगशालाएं बनाने हो, चाहे वो प्रयोगशाला, चाहे वायरोलॉजिकल संस्थान बनानी हो, चाहे आपातकालीन संचालन केंद्र बनाना हो, चाहे मोबाइल अस्पताल जो अपन ने बात की थी 2, तो वो चाहे कुछ भी बनाना हो उनका सबका खर्चा है ना सेंटर करेगी, राज्यों को कोई खर्चा नहीं करना होगा, यानी राज्यों की तरफ से यहाँ पे कोई खर्चा नहीं होगा। सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट्स पहला, स्कीम्स 3 प्रकार की होती है सेंटर की, एक तो सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट्स, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम्स है CSS उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा केंद्र राज्य मिलकर के साझा करेंगे कुछ मामलों में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साझेदारी अनुपात कॉस्ट शेयरिंग हो गए, बाकी स्कीम में जो सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट्स है उनमें तो 100% कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। इसके अलावा बाकी कंपोनेंट्स में मैंने बता भी दिया कि ये संस्था जैसे 2 मोबाइल हॉस्पिटल बनाए जाएंगे तो उसमें सेंट्रल देगा। इसके अलावा बाकी देखो, बाकी में केंद्र राज्य की हिस्सेदारी 60-40 होगी सामान्य राज्यों में। सामान्य राज्य का मतलब हो गया जो पूर्वोत्तर हिमालय राज्य है वहाँ पे तो 90-10, और इनके अलावा भारत के जो भी सामान्य राज्य हैं वहाँ पे केंद्र राज्य का जो हिस्सेदारी होगी वो 60-40 होगी। और केंद्र शासित प्रदेश क्योंकि केंद्र ही चला रहा है, अपन ने और योजनाओं में भी ये बात की है, 100% पैसा है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और ये देखो कहाँ कहाँ दिया जाएगा, जैसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने हो तो उसमें ये हिस्सेदारी मॉडल लागू होगा, जहाँ पे ब्लॉक स्तर पर
सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयाँ बनानी हो वहाँ पे, जिला स्तर पर इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनानी हो जो कि अपन ने बात की वहाँ पे, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल जो जिला स्तर पर अपन ने बात की वो बनानी हो, उप स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण करना हो तो वहाँ पर। तो यानी यहाँ पर जो पैसा होगा वो इस फॉर्मेट में होगा, हिमालय राज्यों के लिए और पूर्वोत्तर के लिए 90-10 का होगा, अन्य राज्यों के लिए 60-40 का होगा, और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये पैसा कैसा होगा, 100% है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। यदि इसकी सारांश, अब आप कहोगे सर इतनी सारी चीज़ें तो ध्यान नहीं रहेगी, तो आप थोड़ा सा शॉर्ट में भी ऐसे याद कर सकते हो कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संस्थाएं बनाई जाएंगी वो 100% केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, और जिला ब्लॉक और स्थानीय स्तर पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा उसमें ये मॉडल रहेगा 60-40 वाला। ठीक है ना, इसमें कौन सा रहेगा, ये 60-40 वाला मॉडल रहेगा। इसकी विशेषता देखो, कुछ और विशेषताएं हैं, कई बार इनसे रिलेटेड भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इनको डाला है। वन हेल्थ अप्रोच इसमें अपनाई जा रही है। सरकार कोशिश करती है कि मानव पशु पर्यावरण ये सब स्वास्थ्य है ना ये इंटीग्रेटेड होते हैं, क्योंकि पर्यावरण से भी कुछ बीमारियां मानव को होती है, पशुओं से भी बीमारियां होती है, तो अपन देखते हैं कि ये इंटीग्रेटेड चीज़ें होती है, तो इनके ऊपर एक साथ वर्क किया जा सके, ये इसमें अप्रोच अपनाने की सरकार कोशिश करेगी। आईटी सक्षम डिजिटलीकरण किया जाएगा, यानी सारी सेवाओं को डिजिटल किया जाएगा ताकि कोई व्यक्ति कहीं से भी इन सेवाओं का उपभोग कर सके, यूज ले सके। और इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स पैकेज इसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना, ताकि कोविड जैसी बीमारी यदि अब दोबारा आती है तो उससे प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। और कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, डॉक्टर नर्स और स्वास्थ्य के जो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगे हुए कर्मचारी हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी ताकि उनके अंदर और डेवलपमेंट किया जा सके और भी अच्छी तरीके से उस सेवाओं को सुदृढ़ तरीके से कर्मचारी मतलब रोगियों को दे सके।